नमस्ते, मैं विश्वास डोडगे हूँ। आज हम चर्चा करेंगे यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो यूटीआई का एक म्यूचुअल फंड कंपनी है। हम सब जानते हैं कि फरवरी 2003 से ये मार्केट में है। अब यूटीआई का संस्था जो है, ये बहुत पहले से है। आज का जो इस वीडियो का विषय है, क्योंकि आज के सारे इकोनॉमिक पेपर्स में ये न्यूज़ आइटम है कि यूटीआई एएमसी की जो बिक्री है, मतलब स्टे स्केल है, उसका 45% हम सब जानते हैं कि आज की तारीख में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो इंस्टीट्यूशंस है या बैंकों की जो इंस्टीट्यूशंस है, मसलन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड है या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहेंगे हम, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा है, फिर पंजाब नेशनल बैंक है। ये जो बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये इन बैंकों के स्टेक में, मतलब यूटीआई म्यूचुअल फंड के स्टेक में 45% शेयर है। अब 2003 के बाद जो तब्दीलियां हुई, इसमें मार्केट में ये लिस्टेड हुआ सेबी में, तब से हम जानते हैं कि रोवे प्राइस वाज कंट्रोलिंग सब्सटेंशियल सेल। ये एक बात हो गई। तो यूटीआई म्यूचुअल फंड का एक प्राइवेटाइजेशन ये 2003 से जारी है। लेकिन फिर भी कहने की बात आज ये है कि आज के न्यूज़पेपर्स ये बोल रहे हैं कि टाटा एएमसी, मतलब टाटा का जो म्यूचुअल फंड है, वो इन 45% का जो स्टेक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू द बैंक्स कंट्रोल करता है, उसको खरीदने की कोशिश करेगा और उसकी वैल्यू $800 मिलियन की है। देखिए, आज के तारीख में जब ये न्यूज आती है कि ये टॉप रनर्स है, हम जानते हैं कि वो पिछले साल 2023 से जून के बाद मार्केट में ये टाटा का नाम आगे आ रहा था। बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट है यूटीआई में स्टेक लेने का। तो अभी टाटा का नाम इसलिए आ रहा है, जहां तक हम जानते हैं कि यूटीआई के पहले वाले चेयरमैन वो अभी टाटा के बोर्ड मेंबर है। ये तो एक अंदरूनी बात है। उनका नाम यूके सिन्हा है। वैसे देखा जाए तो बहुत सारे डायरेक्टर्स यहाँ से वहां प्राइवेट म्यूचुअल फंड में जाते हैं, दूसरा म्यूचुअल फंड या कोई संस्था अक्वायर करने की कोशिश करते हैं। तो टाटा एएमसी जब अक्वायर करने की कोशिश कर रहा है यूटीआई म्यूचुअल फंड, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार की भी साजिश होती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की भी साजिश होती है। मैंने साजिश का शब्द इसलिए इस्तेमाल किया है, ये कहीं अपने आप होने वाली बातें नहीं है। यूटीआई एक इतनी बड़ी संस्था है जो 1964 में कानून के जरिए बनी। हम जानते हैं सब लोग कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दो तीन महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट थे। इसमें से बैंकिंग का एक विंग था, वो आईडीबीआई बैंक, आईडीबीआई एक्ट 1964 में हुआ। उसके पहले थोड़ा जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट देखने वाला एक डिपार्टमेंट था, उससे एक नाबार्ड एक एक्ट के तहत एक बड़ी बैंक बनी, वो एग्रीकल्चरल साइड देखती है इस देश में। तो एक इंडस्ट्री वाला, इसके लिए फाइनेंस करने वाला एक बैंक आईडीबीआई बैंक बना। दूसरा एग्रीकल्चर, उसकी देखरेख, उसका गवर्नेंस, उसके रूल्स, उसका रेगुलेटर वो नाबार्ड बन गया है। और ये बैंकिंग सिस्टम में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तहत बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में बना है। लेकिन यूनिट ट्रस्ट जो था, वो भी एक डिपार्टमेंट था और उसका भी कानून के तहत एक संस्था बनी। भारत सरकार की पहली ऐसी इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो कानून के तहत बनी है और जिसका 2001 के बाद जिस एक्ट में कोई तब्दीलियां बनी, जो रिफॉर्म्स के नाम पे आते रहती है। ये बात अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के वक्त हुई, लेकिन आगे 2003 में जब कानून में तब्दीली हो गई, तो यूटीआई फंड, इसमें से एक तीन संस्थाएं बन गई। अब और हम सब जानते हैं कि एक एक्सिस बैंक आज का जो है, वो यूटीआई बैंक, जिसको यूटीआई के संस्था ने फ्लोट किया था, जिसको बाद में उमेश नायक चेयरमैन थे, उन्होंने इसको कन्वर्ट करके, इसमें 26% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक है, लेकिन आज भी आईसीसीआई, आज भी एक्सिस बैंक, ये
उसमें 26% तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक है, लेकिन वो एक निजी क्षेत्र की बैंक कहलाती है, जिसका फॉर्मेशन, जिसका फ्लोटिंग ये यूटीआई ने किया था। दूसरा, उसके जो एक यूएस 64 का स्कैम हुआ, लेकिन वो सूटी जो है एसयूसीआईसीआई, तो इसका सूटी का जो कैपिटल था उसमें से एक संस्था अभी भी है, तो वो है। और तीसरी यूटीआई की म्यूचुअल फंड। अब ये तीन संस्थाएं हैं, इसको हम म्यूचुअल फंड मतलब यूटीआई एएमसी कहते हैं, जानते हैं। अब ये 2003 से लेके 2024 का अगर ब्यौरा देखे तो उस वक्त तो नंबर 1 की यूटीआई संस्था थी। 2008 के बाद हम देखते हैं रिलायंस म्यूचुअल फंड आया, बहुत सारे म्यूचुअल फंड आए मार्केट में। आज की तारीख में मेरे ख्याल से 40 के ऊपर म्यूचुअल फंड है, वो सारे सेबी में एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। और म्यूचुअल फंड का मार्केट पूरी तरह से कैपिटल मार्केट में एक वैसे देखा जाए तो 35 से 40 लाख करोड़ के ऊपर से ज्यादा उसमें एक एसेट्स वो हैंडल करते हैं। तो जहां तक यूटीआई एएमसी का सवाल है, जो नंबर 1 पे थी 2003 में, आज के तारीख में मेरे ख्याल से वो 9वें या 10वें नंबर पर है। और उसका बहुत सारा बिजनेस बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने, निजी म्यूचुअल फंड ने ले लिए हैं। वो खुद को भी एक पब्लिक एसेट मैनेजमेंट कहती है, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो नॉन गवर्नमेंट म्यूचुअल फंड है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ, रोवे प्राइस का स्टेक सेल उसके बाद हुआ, उनका स्टेक है। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का थ्रू द बैंकिंग सिस्टम जो है, 4 महीने जो नाम लिए, उसके जरिए 45% का स्टेक है। अब वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक जो बैंकों के जरिए है, बैंकों के म्यूचुअल फंड के जरिए है, वो अभी जब बेचा जाएगा, वो टाटा एएमसी कब्जे में लेगा। 800 मिलियन डॉलर्स की उसकी लागत है। अब ये जो है, ये लेटेस्ट न्यूज, वैसे लेटेस्ट है नहीं, वैसे तो चल रहा है ये दिसंबर 2023 के बाद यही नाम। अब टाटा ने, आप जानते हैं कि एयर इंडिया को कब्जे में किया। अब कब्जे में किया का मतलब क्या है? तो ये एक अलग ढंग से हम जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो जो एयर इंडिया का कर्जा बैंकों का था, उसको उन्होंने राइट ऑफ करवाया बैंकों से। वो जो टाटा ने जिस एयर इंडिया को लिया, उसी टाटा का एयर एशिया भी है, उसी टाटा का विस्तारा भी है। हम जानते हैं कि ये दोनों कंपनियां लॉस मेकिंग है। एयर इंडिया भी लॉस मेकिंग थी, लेकिन टाटा सन्स ने वो कब्जे में ले ली। अब वो ओनर है। अब यही टाटा, उसका जो म्यूचुअल फंड है, वो यूटीआई को कंट्रोल करने जा रहा है विदाउट द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट। क्या ये हो सकता है? ये सारी बातें हम सब जानते हैं कि 2014 के बाद एनडीए गवर्नमेंट, जो मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, अभी एनडीए गवर्नमेंट नंबर 3 है, जहां पे भारतीय जनता पार्टी आज के तारीख में 240 उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो वो मेजॉरिटी 272 नहीं है, लेकिन फिर भी 2014 में जो तय हुआ, 2019 में जो तय हुआ, वो अभी भी वही पॉलिसी जारी है कि बैंकों के पर कब्जा करो, उसका निजीकरण करो। वैसे आईडीबीआई बैंक का पूरी तरह से बिक्री का काम, मतलब आईडीबीआई ऑन सेल, ये चीजें पिछले 3 बजट में आ चुकी है। आईडीबीआई बैंक अभी बेची नहीं गई है, लेकिन बेचने की साजिश आज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एलआईसी, ये दोनों मिलकर आईडीबीआई के मालिक है। यहां पर हम देखते हैं 45% ओनरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, लेकिन उसका नॉमेनक्लेचर है नॉन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ये जो एसेट्स हैंडल करती है, मैं आपको ये बता दूं, जनता ये जानती भी है कि आज के तारीख में 15.56%, मतलब वो लाख करोड़, 15.56 लाख करोड़, इतना बड़ा असेट अंडर मैनेजमेंट है यूटीआई के एएमसी के अंडर। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। अगर इस देश का बजट 45 लाख करोड़ प्लस है, हम जानते हैं कि अगर 15.56 लाख करोड़ यूटीआई के एसेट मैनेजमेंट हैंडलर करता है इस इकोनॉमी में, मार्केट में, तो ये शायद 9वें या 10वें नंबर का म्यूचुअल फंड है।
अब ये इस म्यूचुअल फंड की वही विशेषता ये है कि ईपीएफओ का पैसा, बहुत सारा गवर्नमेंट अकाउंट का पैसा, गवर्नमेंट की स्कीम्स, ये यूटीआई म्यूचुअल फंड हैंडल करता है बहुत सालों से, क्योंकि वो पैट्रोनाइज किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। इसमें से कितना पैसा डूबा हुआ है, मैं अगर आपको बता दूं कि ईपीएफओ का 8 लाख करोड़ से भी ज्यादा पैसा वैसे देखा जाए तो मार्केट में डीएचएफएल जैसे बड़े बड़े स्कैम में डूबा हुआ है। क्या अदानी कंपनी के जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो यूटीआई एएमसी में डूबा हुआ नहीं है? सवाल यह है, जनता का पैसा इस तरीके से जब यूटीआई म्यूचुअल फंड में आता है, जो गवर्नमेंट के जरिए आता है, वो जो प्राइवेट कारपोरेट कंपनी, चाहे वो अदानी हो या डीएचएफएल हो या और बहुत सारे कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, नाम लेके बोलने के लिए बहुत बड़ी लिस्ट होगी। मुद्दे की बात यह है कि आम आदमी का पैसा म्यूचुअल फंड में जाता है। म्यूचुअल फंड में जो आज की तारीख में पूरे सारे म्यूचुअल फंड करीब करीब 50 लाख करोड़ की तादाद में बैंकों का पैसा यहाँ पे आ रहा है। बैंकों की डिपॉजिट नहीं बढ़ रही है, बैंकों को आम आदमी को क्रेडिट नहीं मिल रहा है क्योंकि बैंकों के डिपॉजिट नहीं बढ़ रहे हैं। वो सारा पैसा म्यूचुअल फंड मार्केट में आ रहा है। उसमें से एक म्यूचुअल फंड यूटीआई का म्यूचुअल फंड है, जिसमें से आज की तारीख में रहमान नाम के कोई सीईओ है, वो टोटल मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं जनता के पैसा का। और इस यूटीआई में आज उनकी अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स पार्लियामेंट नहीं है, उनकी अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स किसी की भी नहीं है, क्योंकि कंट्रोलिंग फैक्टर अगर सेबी का मतलब मैडम बुश का अदानी की कंपनी से हो, मिस्टर रहमान का सेंट्रल गवर्नमेंट में और किसी के साथ हो, तो जनता का पैसा गबन होने ही वाला है। सवाल जनता के पैसे की सुरक्षा का है। इसलिए आज के तारीख में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल करने वाला ये यूटीआई एमसी, इसको बेचा जाना मतलब उसका निजीकरण होना आज बहुत खतरे वाली बात है। मेरे कहने का मुद्दा यह है कि 2003 से लेके अब तक यूटीआई की ये जो म्यूचुअल फंड है, यूटीआई की दूसरी संस्था जो है सूटी, ये अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है। मैं इस देश में जो चुने हुए पार्लियामेंटेरियंस हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, उनका मैं ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं कि भाई देखिए, बैंकों को बेचना ये एंटी नेशनल एक्टिविटी है। ये जनता से एक द्रोह हो जाएगा, क्योंकि जनता का पैसा उसका प्राइवेटाइजेशन करना ये देश का द्रोह है। वैसे ही बैंकों के बारे में जो मैं कहता हूं, वही बात मैं आज यूटीआई एएमसी के बारे में कह रहा हूं। सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इस सवाल पे गौर करना चाहिए, क्या यूटीआई एएमसी सरकार के हाथ में रहे या इसको वही टाटा जो खुद के एयरलाइंस नहीं संभाल सकता है, जो एयर इंडिया में आज कितनी बहुत बहुत गड़बड़ी है, आज लेने जा रहा है $800 मिलियन के मतलब स्टेक स्केल में, तो वो फ्रंट रनर है। ये आज मार्केट की न्यूज है। क्या हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्या हमारे इकोनॉमिस्ट, क्या हमारे मजदूर यूनियन नेता इस बात पर गौर करेंगे कि सरकार की ये संस्था आज बेची जा रही है? और मैं कहता हूं 15.56 लाख करोड़ की एसेट यूनिट मैनेजमेंट करने वाली ये कंपनी, $800 मिलियन पे इस पे कब्जा होने वाला है टाटा का। क्या इसको हम होने देंगे? यहाँ पे और कुछ सवाल है। यहाँ पे कुछ सवाल ये है, यहाँ के एम्प्लॉइज और ऑफिसर्स को आज पेंशन नहीं मिल रही है। जो पेंशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में मिलती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से निकली हुई ये संस्था यूटीआई, इस संस्था में पेंशन कानून के तहत लागू है, लेकिन बहुत सारे ऑफिसर्स, इनको ऑप्शन नहीं दिया गया है कानून के तहत इनको ऑप्शन देना और उनको इंडेक्स लिंक पेंशन देना, जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री में है, जैसे आरबीआई में है, जैसे नाबार्ड में है, जैसे एडीबीआई में है। वैसे यूटीआई ऑफिसर्स को पेंशन से दूर क्यों रखा गया है? ये भी मिस्टर रहमान की एक बहुत बड़ी साजिश है। मिस्टर रहमान को करोड़ों रुपए का तनख्वाह एनुअली मिलता है और वो मेरे ख्याल से आज 65 उम्र के होने के बाद भी वो अभी भी सीईओ है।
ये कैसे हो सकता है इस देश में? इस देश में यूटीआई या बैंकों में 65 बात के बाद भी मरते दम तक कोई चेयरमैन कैसे रह सकता है? क्या सेबी इसको आंखें बंद करके देखेगी? क्या इस देश का पार्लियामेंट इस चीज को अकाउंटेबल नहीं कराएगा? मेरे ये सारे सवाल आज जनता की तरफ से, वैसे ही ऑल इंडिया यूटीआई ऑफिसर्स एसोसिएशन की तरफ से भी है। आज ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन ये आज कोर्ट में इस सवाल को लेकर खड़ा है कि ऑल इंडिया यूटीआई ऑफिसर्स एसोसिएशन की जो गुहार है, जो सुप्रीम कोर्ट में है, कि इन सारे ऑफिसर्स को पेंशन मिलनी चाहिए जैसे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में पेंशन मिलती है। वो इंडेक्स लिंक पेंशन मिलना ये यूटीआई ऑफिसर्स का हक है। आज जब यूटीआई बेची जाएगी तो कोई भी निजी कंपनी, ऑफिसर हो या कोई भी क्लार्क हो, इनकी पेंशन छीन लेगी और इनकी नौकरी भी छीन लेगी। और इसलिए सवाल इनके नौकरियों का है, सवाल इनके तनख्वाह का है, सवाल इनके पेंशन का है, और सवाल इस देश की जनता का पैसा जो डायरेक्ट हो रहा है इस यूटीआई एएमसी में, इसको गलत ढंग से इन्वेस्ट हो रहा है मार्केट में, वो नॉन परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है, इसके लिए रहमान की अकाउंटेबिलिटी पूछना क्या शेयर होल्डर और एम्प्लॉइज और ऑफिसर का काम है या नहीं? दूसरी बात, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस देश के हर पार्टी के क्या इस मुद्दे पर सवाल उठाएंगे या नहीं उठाएंगे? ये सारे हैं। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि यूटीआई एएमसी ये इस देश की एक अच्छी कंपनी है, इसको बेचना बंद करो। और जनता का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, बैंकों को बेचना एक देश के लिए गुनाह है, एलआईसी जीआईसी को बेचना देश के हिसाब से गुनाह है, और यूटीआई को बेचना ये देश का धरोहर है, संपत्ति है, ये नेशनल असेट है। इनको बेचने मत देना। आज के तारीख में मोदी गवर्नमेंट एनडीए 3 ये देश के इस संस्था को बेचने का बहुत बड़ा गुनाह कर रहा है। जनता के खिलाफ ये है। इसको बंद करने के लिए, इसका विरोध करने के लिए आम जनता को और ऑफिसर्स को रास्ते की लड़ाई लड़ना पड़ेगा। ये मेरा कहना है। धन्यवाद। मैं यही रुकता हूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो इसको लाइक कीजिएगा। इसको कहीं ना कहीं फ्री वे चैनल सर्कुलेट कर रहा है। आप फ्री वे चैनल के सब्सक्राइबर बनिए और आर्थिक विषयों पर और बहुत सारी बातें हम जो आपके सामने लाने वाले हैं, आप गौर कीजिएगा। देश के हित में हमें काम करना है, देश के संपत्ति को हमें बचाना है। धन्यवाद। मैं यहीं पे रुकता हूं।